हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर आपका एवियन सर स्वागत करता हूं 26 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर के सोल्यूशन को लेकर। ठीक है, कोई मेमोरी बेस नहीं है, ऑफिशियली जो क्वेश्चंस आए थे उनके सोल्यूशन लेकर मैं आया हूं। ठीक है, शिफ्ट 1 के सोल्यूशन आपने देख लिए होंगे, आई होप आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। इस पेपर का भी सोल्यूशन मैं थोड़ा फास्ट रखूँगा। फास्ट कहने का मतलब है कि बेसिक बातें जो फॉर्मूले हैं वो मैं मान के चल रहा हूँ कि उतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ। ऑलराइट, तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। ये ही एक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें काफ़ी बढ़िया कैलकुलेशन था और समझने वाला भी क्वेश्चन था। तो चलो समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। ये एक तरह का सीरीज रेडियो एक्टिव डीके में आता है। मतलब ए एक टाइप का न्यूक्लियस है जो कि डिसइंटीग्रेट करता है बी में, फिर बी जो है वो साइमल्टेनियसली सी में डिसइंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें फॉर्चुनेटली दोनों का डीके कांस्टेंट सेम दे दिया गया। ठीक, तो अगर मैं बी का देखूं, मैं ग्राफ केवल गैस करना चाहता हूं कि इन चारों में ग्राफ कौन सी होगी। तो इसमें ग्राफ मुझे बनाना है एन बी किसी भी टी टाइम में बाय एन बी 0, मतलब शुरुआत में कितनी न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि 0 के साथ, मतलब एन बी 0 का मतलब है नंबर ऑफ बी एटम्स एट टी इक्वल्स टू 0, ये इन्होंने बोल दिया। तो इसका मतलब टी का मतलब है किसी भी टी टाइम पे। तो सोचो जब टी इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये जो एक्सिस 0 है, तो इसका रेशियो 1 होगा। ठीक है, इसका रेशियो 1 होगा। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 1 सारे 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, मुझे b का किसी भी t टाइम पे कितना बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में मुझे सॉल्व करना है। तो सोचो b का जो फॉर्मेशन है वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि a कितना डिसइंटीग्रेट किया, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि b की कितनी फॉर्मेशन हुई। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, है ना, फॉर्मेशन की बात करूं, डी एन बी डी टी, इसकी बात करूं, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितना डिसइंटीग्रेट किया। तो ए का डिसइंटीग्रेशन बी का फॉर्मेशन के इक्वल होगा। इसका मतलब प्लस लैम्डा एन ए आने वाला है। ठीक है, और सी का डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा होगा, मतलब सी जो फॉर्म हो रहा होगा वो बी का डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा। मतलब ए फॉर्म होके बी बना, फिर बी डिसइंटीग्रेट होके सी बन रहा है। तो ए में से कुछ पोर्शन जो बी बन रहा था वो सी के तरफ बन रहा है, इसीलिए सी वाला जो डीके वाला है वो माइनस करोगे और ए वाला जो पार्ट है वो प्लस करोगे। ठीक है, तो एन बी हो जाएगा। आई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला, मतलब मैंने ये फॉर्मेशन लिखा है, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, नॉट रेट ऑफ डीके। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो ये ए टाइम के साथ कम हो रहा है, जितना कम हो रहा है उतना ये बन रहा है। तो जो तुम माइनस लैम्डा एन ए लिखते थे वो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्म हुआ और ये इतना डिसइंटीग्रेट भी हो गया, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली किसी भी समय में ये इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होगी। ठीक है, अब जरा इस लॉजिक को देखो लॉजिकली कि पहले बी का जो फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब किसी भी टी टाइम पे कितनी इसकी इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे वाला कितना डिसइंटीग्रेट होगा। तो ए का डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा रेट से होगी क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियस है, ज़्यादा उसमें एटम्स है, तो ज़्यादा एटम्स है तो ज़्यादा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब ज़्यादा फॉर्मेशन होगा बी का, लेकिन कम सी का फॉर्मेशन, यानी कि कम डिसइंटीग्रेशन होगी। तो इसका मतलब पहले जो एनबीटी है, एनबीटी ये ज़्यादा होगा टाइम के साथ, मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 0। इनिशियली जितना था बी में, इनिशियल जितने एटम्स थे उसके कंपैरिजन में किसी भी टी टाइम में ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसकी जो रेशियो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। तो पहले तो ये बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कम होने वाला नहीं है, पहले वो बढ़ने वाला है। लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि इसकी जो एटम्स हैं वो कम होने लगेगी। इसका मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ए का कम होगा, इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कम हो जाएगा, बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा रेट से होगी।
इसका मतलब एक समय में मैक्सिमा आने वाला है, उसके बाद वो कम होने लगेगा, कम होते होते वापस से दोनों सेम होंगे, फिर अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो ही जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब इन किसी एक समय पर अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो, इसलिए ओवरऑल जो रेशियो है वो ज़ीरो होगा, मतलब ये कट होना ही चाहिए। तो इसमें कट नहीं हो रहा है, खैर ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, बिल्कुल सेम। अब देखो यहाँ तक अगर केवल ऐसा ही ग्राफ होता ना तो मैं तो मार्क करके आ जाता, मैं सॉल्व नहीं करता आगे, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम है और मैक्सिमा कहाँ हो रहा है उस पर आकर डिबेट होने लग गया, मैक्सिमा कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट कि मैक्सिमा कहाँ आएगा, लेकिन इसको आप ऐसे भी गैस अगर करना हो तो आप कर सकते थे कि 1/λ इज़ द एवरेज हाफ लाइफ, मतलब एवरेज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, खैर दोनों का लैम्डा ही है, तो उसमें तो मैक्सिमा नहीं आने वाला है ना, क्योंकि दोनों का लैम्डा है, तो λ/2 पर आएगा। ये तो बस गैस वर्क हुआ, एक ब्लाइंड गैस में कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए ये बी होगा, सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लेकिन मैं कंप्लीट फॉर्म इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, किसी भी टी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी क्या है उसका फंक्शन डिराइव करने वाला हूँ, तो वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इधर से सॉल्यूशन है पर मैं बताता हूँ ये आ कैसे रहा है, ध्यान से देखना। ए डिसइंटीग्रेट्स टू बी एंड देन बी टू सी, ठीक है ना। तो बी का फॉर्मेशन क्या लिखा मैंने, एन बी डी टी इज इक्वल्स टू क्या लिखा, ये लैम्डा है ये भी लैम्डा है, ठीक है ना। तो ए कितना डिसइंटीग्रेट किया, दैट लीड्स टू बी कितना फॉर्म हुआ, है ना, तो लैम्डा एन ए। लेकिन फिर सी डिसइंटीग्रेट कर चुका है, तो सी कितना डिसइंटीग्रेट किया, इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, ठीक है, ऐसे हो गया, ओके। अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वैसे अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसमें जरा बताना, वो फॉर्मूला जो आपको याद है कि लैम्डा n0 ए का है ना, e माइनस लैम्डा टी, यही लिखेंगे और इसको ऐसे छोड़ देते हैं, किसी भी टी टाइम पे है ये, किसी भी टी टाइम का है ये, ठीक है, टी टाइम का है, तो ये भी टी टाइम का ही था, तो किसी भी टी टाइम पे आप कैसे लिखेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो ए के थे e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, ध्यान से कहाँ ये रहा, ए इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू डबल ऑफ बी, इज एग्जैक्टली डबल ऑफ बी, ठीक है ना। तो बी के डबल आप इसको रिप्लेस कर दो, तो लैम्डा ये डबल हो गया, तो 2 टाइम्स एन बी ज़ीरो जो है ना, एन बी ज़ीरो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा एन बी टी टाइम वाला, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करो, इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, ओके। तो इस साइड लाने पे क्या होगा, देखो लैम्डा डी एन बाई डी एन बी डी टी, ठीक है, प्लस लैम्डा एन बी, वही टी वाला मैं लिख नहीं रहा, जब ज़ीरो होगा तब मैं ज़ीरो लिखूंगा केवल, इक्वल्स टू यही रह जाएगा यहाँ पे, तो 2 लैम्डा एन बी ज़ीरो पे ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ई रेज टू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ई रेज टू लैम्डा टी है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों साइड्स में ई रेज टू प्लस लैम्डा टी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इससे होगा क्या वो देखना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें समझ में आएंगी। इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या दिखेगा, ई रेज टू लैम्डा टी इंटू डी एन बी डी टी, है ना, इसको ब्रैकेट खोल दो, प्लस ई रेज टू लैम्डा टी इंटू लैम्डा इंटू एन बी, और ये दोनों देखो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लैम्डा एन बी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
अब जरा इस चीज़ को देखो, मैंने क्या अचीव कर लिया। मैंने अचीव ऐसा कर लिया है कि मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, ई रेज टू लैम्डा टी और एन बी का, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, ई रेज टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसको किसको, ई रेज टू लैम्डा टी इंटू एन बी, है ना, किसी भी टी टाइम वाला एन बी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या आंसर आएगा, पहले इसको कांस्टेंट मान लेंगे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, ई रेज टू लैम्डा टी इंटू डी एन बी डी टी। ठीक है जी, यहाँ तक तो सही है। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन और इसको कांस्टेंट मानोगे तो ई रेज टू लैम्डा टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, लैम्डा आ जाएगा बाहर, ई लैम्डा टी, तो लैम्डा आ जाएगा बाहर, ई लैम्डा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एन बी। एन बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा प्रोडक्ट रूल में, तो बिल्कुल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या हुआ, टू टाइम्स लैम्डा एन बी, ठीक है ना, जीरो वाला है, एन बी जीरो है। अब देखो डी टी को भेज दो उधर और फिर इसको कर दो इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट कर दो, तो डी चला गया उधर, ई रेज टू लैम्डा टी एन बी, ठीक है, और टू लैम्डा एन बी ज़ीरो वाला, और डी टी इधर आ गया। अब जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट, तो डी के अंदर कोई भी चीज़ इंटीग्रेट होता है तो वही नंबर आ जाता है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ई रेज टू लैम्डा टी इंटू एन बी इक्वल्स टू टू लैम्डा, ओके लैम्डा होगा यहाँ पर, तो टू लैम्डा एन बी ज़ीरो इंटू टी प्लस सी, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेट किया है। अब c की वैल्यू के लिए क्या करोगे, एट t इक्वल्स टू ज़ीरो, जब ज़ीरो डालोगे तो ये खत्म, और ज़ीरो डालोगे तो 1, तो c की वैल्यू एन बी हो जाएगी, तो c इक्वल्स टू एन बी आ जाएगा, मतलब वो t वाला है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका c इक्वल्स टू एन बी आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप पुट कर सकते हैं वापस, इस वाले टर्म को यहाँ पुट कर दो, तो क्या बना ये, एन बी आ जाएगा। अब इस एन बी को ले आओ इधर, और अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए था, अकेला चाहिए था ये, क्योंकि टी टाइम आप टी का फंक्शन निकालना चाह रहे हो, या अकेला इसको निकालना चाह रहे थे, है ना, तो यहाँ पे एन बी आ गया, कब, ज़ीरो वाला, ये ज़ीरो वाला है ना, जब टी को ज़ीरो पुट करोगे तो ये जो टी का फंक्शन है ये भी तो ज़ीरो हो जाएगा ना, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू एन बी ज़ीरो, तो यहाँ भी एन बी ज़ीरो, यहाँ भी एन बी ज़ीरो, इनको आप कॉमन ले सकते हैं, तो टी का क्या आया, इसको भेज दो उधर, किसी भी टी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स का क्या आया, इस चीज़ को उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे और इसमें एन बी ज़ीरो को कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा बताओ, एन बी ज़ीरो आपने कॉमन ले लिया था, ठीक है, ध्यान से देखना क्या आएगा, एन बी ज़ीरो यहाँ पे टू लैम्डा टी हो गया, है ना, टू लैम्डा टी, और यहाँ क्या रहा, एन बी ज़ीरो, तो प्लस वन, और ये वाला टर्म चला गया उधर, तो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी हो गया। नाउ यू गेट दिस फंक्शन एज टी, एन बी टी का फंक्शन आ गया। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फॉर मैक्सिमा या फॉर टी, फॉर मैक्सिमा जो कि टी निकालना है, तो डी एन बी डी टी को ज़ीरो कर दोगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 लैम्डा, ठीक है, 1/2 लैम्डा आ जाता है। तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद वो चीज़ निकल के आता है। तो वैसे तो मैंने फंक्शन डिराइव करके दिखा दिया आपको कैसे होता है, यहाँ शॉर्ट में यहाँ पे सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, ए से बी देन बी से सी, तो ये फॉर्म हो गया। उसके बाद इसको लिखा गया है, इसको किसी भी टी टाइम पे लिखा गया है, यहाँ बच्चों प्लस है ये, ठीक है ना, ये प्लस है, तो बच्चों ये ई रेज टू प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस, ये प्लस कर लेना इसको, तो दोनों साइड मैंने ई रेज टू लैम्डा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ये वाला टर्म को पहले उधर भेज दिया,
फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएशन जैसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट डू वी गेट, दिस इज सी, ये सी है। तो सी की वैल्यू कैसे आई, t = 0 पे सी आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे रख दो, जब यहाँ पे रखोगे तो फंक्शन आ गया। देखो यही फंक्शन मैं वहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान से देखो। NB0 कॉमन लिया गया है, NB0 कॉमन है 2 लैम्डा t + 1 2 लैम्डा t + 1 e⁻ लैम्डा t इंटू e⁻ लैम्डा t, ठीक है। आ गया t का फंक्शन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 लैम्डा। तो इतने पे मैक्सिमा मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो 1/2 लैम्डा पे मैक्सिमा मिल रहा है। काफ़ी समय लगा कैलकुलेशन से, लेकिन आप ग्राफ अगर गैस करना चाहते थे तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी आपको, सिंपल, तुरंत से आप हो जाएगा, तुरंत से आप कर सकते हैं इसको। तो पहले ट्रिक क्या समझे कि बी का पहले फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा होगा डिसइंटीग्रेशन से, यानी कि सी कम बनेगा और बी ज़्यादा बन रहा होगा, क्योंकि ए ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा। फिर ए का डिसइंटीग्रेशन का रेट कम होने लगेगा, तो यानी कि बी का फॉर्मेशन कम होगा और डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसके बाद वो कम होने लग जाएगा। तो इसलिए जो NBT/NB0 है, इसका मतलब किसी भी t टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स क्या है डिवाइडेड बाय NB0, मतलब इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना है, तो वो ज़्यादा होगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो बढ़ना शुरू होता है। फिर एक मैक्सिमा आती है और अल्टीमेटली फिर वो नीचे जाता है और वो 0 हो जाता है। लेकिन मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, तो टाइम गैस करने का मैंने एक तरीका बता दिया था आपको कि वो एवरेज लाइफ से गैस कर ले सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगा बच्चों पहले ही क्वेश्चन में, क्योंकि दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन विच वॉज वेरी, नॉट वेरी बट इट वॉज काइंड ऑफ टफ, क्योंकि सीधा सीधा आपको नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। एक प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्राजेक्ट्री कैसी होगी अगर एक मूविंग प्लेन से अगर आप देखें तो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये चलता हुआ एक ऑब्जेक्ट है, इससे अगर कोई चीज़ निकलता है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहती है जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। इसका मतलब पूरे टाइम वो इसको एक दूसरे के नीचे ही देखने वाला है। एक्चुअल पाथ इसकी ऐसी होगी, पर दोनों का हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम होने वाला है, इसलिए वो पूरे टाइम उसको वर्टिकल ही नीचे नज़र आएगा और स्ट्रेट लाइन में नज़र आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, दिस इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 टाइप के लिक्विड हैं और इनको आप मिक्स करते हैं, तो टेम्परेचर दिया गया, बताया जाता है कि टेम्परेचर और मिक्सचर जो है वो क्या निकल के आता है जब x और y मिक्स करते हैं, YZ मिक्स करते हैं, तो बताना है XZ मिक्स करने पे क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। पहले 2 इन्फॉर्मेशन से क्या करो, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकाल लो, फिर बाद के 2 में स्पेसिफिक हीट को यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, सभी के बराबर इक्वल मासेस गिवन है, ठीक। तो जब x और y को मिक्स किया गया, टेम्परेचर इतना है, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो देखो फाइनल टेम्परेचर तो सेम हो जाएगा ना दोनों का। तो इन ये सारे वैल्यूज गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आ गया। उसी तरह से y और z को जब मिक्स करोगे तो फिर से उनके बीच का रिलेशन आ जाएगा। और जब आखिरी वाला मुझे करना है तो मुझे ये निकालना था, ठीक है ना, अब ये निकालना था। तो S1 और S3 के बीच में एक रिलेशन आ चुका होगा जो कि S2 के टर्म्स में होगा। तो S2 सब कुछ करके कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ईजी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अनदर इजी क्वेश्चन, डायमेंशन पे बेस था बस। तो आपको सब इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स, परमिएबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन है ये यहाँ पे G होगा, मैग्नेटाइजेशन। तो इनमें क्या होने वाला है डायमेंशनली ये बताना है। तो मैं डायमेंशन दिखा देता हूँ, ये होता है इनके डायमेंशन, बस आप मैच कर लो, इसमें क्या बताऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें एनर्जी गिवन है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है वो E के टर्म्स में लिखा गया और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो बताना है कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ में 75% में रिडक्शन होता है तो बताओ कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी गिवन है। एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा के बारे में बात हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दी गई है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, और पी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने ई के टर्म्स में लिखा है, तो इसको ई लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो देखा जाए तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई आ गया। बस अब 75% हो रहा है, तो इनका रेशियो जो है वो 3/4 हो जाएगा। इन्वर्स रेशियो में आप एनर्जी निकाल लेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ सोल्यूशन। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, है ना, फिर इसके बीच में रिलेशन आ गया 3/4 है, तो 75% टाइम 0.75 है, तो एनर्जी जो है वो उसको स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो फाइनल एनर्जी 16/9, तो उसका डिफरेंस ले लोगे तो 7/9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। चलिए, तो 7/9 इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोनस में जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस जो है हमारे हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। जो एनटीए ने आंसर दिया है वो दूर दूर तक नहीं आ रहा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। इन्होंने बोला है कि पैरेलल आरसी और एलआर सर्किट है, पैरेलल, तो बताना है कि टोटल करंट कितना होगा। तो बच्चों, इसमें से जो करंट आने वाला है, ये आपको एसी में मैंने पढ़ाया था, ये जो पैरेलल है, तो पैरेलल का जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट, वो ऐसे लिया जाता है I2 का स्क्वायर, ये I होगा, क्योंकि AC है ये, तो AC में फेजर तरीके से ऐड किया जाता है। तो I1 और I2 निकाल लो, फिर इसका रिजल्टेंट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए इनके बीच में फेज भी पता होना चाहिए, फेज क्या है। तो फेज पहले पता करते हैं कि I1 और I2 के बीच में कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है, फिर आगे का 2I1 I2 cos थीटा जो होगा वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो लेट अस फाइंड I1 I2 एंड थीटा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इम्पीडेंस निकाल लीजिए, फिर इसकी भी इम्पीडेंस निकाल लीजिए, और दोनों पैरेलल में हैं तो 200 इसकी जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे, है ना, V/Z से, तो I आ जाएगा। ठीक, चलिए दिखाते हैं। तो C में क्या होने वाला है, C में ये जो C का रिएक्टेंस है उसको इसके साथ सॉल्व किया गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 100√2। उसके बाद इंडक्टर के साथ सॉल्व किया गया, मतलब नीचे वाला सर्किट, उसकी जो इम्पीडेंस आई वो 50√2 आई। ठीक है, अब जब करंट निकालोगे तो 200/ZC करके निकालोगे, तो 200 ये वाला डिवाइड कर दिए, तो √2 आ गया। तो √2 आ गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर इंडक्टर में भी वही करोगे, 200/Z, ZL कितना आया, ये आ गया, तो पैरेलल में आ गया 2√2। अब क्या करो, पहले उनका फेज निकालो, फेज। तो फेज कैसे निकलेगा, तो फेज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि V जो है वो सेम है दोनों का, है ना। तो एक में जाएगा करंट इस तरह से, और दूसरे में जाएगा करंट इस तरह से, I1 I2 मान लो, चलो ठीक है। तो इनके बीच का जो फेज है वो निकालना है। तो फेज निकालने के लिए ये क्या है, एक है R और एक है C, है ना। पहला वाला किस में, R और C है, R और C। तो R और C में, ठीक है, तो इधर होगा आपका R और इधर ले लेंगे XC, तो फिर ये हो गया Z, ये हो गया Z, तो यहाँ पे phi1 होगा। तो cos phi1 क्या आने वाला है, R/Z, तो cos phi1 इज R/Z। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कभी भी फेज जो आप निकाल रहे होते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ गिवन होती है वो Z से ही डिवाइड होती है हर बार, है ना। अब इसमें आते हैं L और R में। तो L और R में इधर आ जाएगा XL और इधर हो जाएगा R, और ये इसकी ZL हो गई, ये ZC ले लेते हैं। तो अगेन दिस इज़ phi2, तो इसकी जो फेज है तो वो कितना आ रहा है, तो बेस यानी कि R/ZL, ठीक है ना, R/ZL। तो इसमें R की वैल्यू क्या थी, इसमें R की वैल्यू 50 है, इसमें R की वैल्यू 100 है ना, आप पीछे देख सकते हैं।
ये 100 है और ये 50 है, ठीक। तो इधर देखो, तो फाई टू की वैल्यू क्या हो गई, कॉस फाई जो है, फाई टू क्या होगी, तो आर बाई जेड एल, है ना। तो आर बाई जेड एल, जेड एल कितना है देख लो, 50√2, आर 50 है, डिवाइड करोगे 1/√2, 1/√2 1/√2 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 45 45। तो दोनों अगर 45 45 है, 45 45 है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 इज 0, ठीक है, cos 90 इज 0। तो ये वाला पार्ट खत्म। तो i क्या आ जाएगा, √i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर, ये आएगा आंसर। अब देखो i1 i2 में क्या आया है, i1 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 ये रहा इंडक्टर में 2√2 और इसमें कितना रहा √2। तो √2 और 2√2 का स्क्वायर करोगे आप, सही है। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 2√2 का स्क्वायर हो गया 8, तो √10 आएगा आंसर। तो √10 लगभग 3.16 के आसपास आना चाहिए था। तो एनटीए ने आंसर दिया है 4.24, विच वी डोंट नो हाउ, ठीक है। तो ये बोनस होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है और अगर उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है 0.1%, तो बताना है कि एरर पर डे कितना आने वाला है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो इसमें एरर क्या आएगा, अगर g में कोई चेंज नहीं आया तो L के पावर में हाफ है, L के पावर में हाफ है तो हाफ आगे आ जाता है और डेल्टा L/L आ जाता है, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या होगी 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन की बात हो रही है। तो 24 घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब लेंथ में कितना चेंज आया है, तो 0.1%, तो 0.1 डिवाइड बाई 100 हो गया। सॉल्व कर लो, इतने का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, ठीक। एक बार फिर से देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8, कोएक्सियल रिंग है, रेडियस गिवन है और चार्जेस गिवन है और आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या होगी। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक में प्लस क्यू ले लिया गया है, एक में माइनस क्यू ले लिया गया है। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे पोटेंशियल, तो एक तो इसके खुद के कारण होगा, 1 के कारण होगा सेंटर पे, और 2 के कारण होगा एक्सियल वाला, 2 के कारण होगा एक्सियल वाला। तो यहाँ का 1, तो ए का पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। उसी तरह से बी की बारी, बी तो अब एक तो इसके खुद के कारण सेंटर पे और एक इसके कारण एक्सियल वाला, एक्सियल वाले के बीच का डिस्टेंस एस है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, ऐसे लगाना है। तो ए पर इसके सेंटर वाला फॉर्मूला और ये एक्सिस वाला फॉर्मूला, एक्सियल वाला, है ना, ये एस है, एस, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल तो ये हो जाएंगे, है ना। नहीं, इनफैक्ट दोनों ही नहीं हो रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपको फाइनल, ठीक है। तो ये आप कर चुके हो, है ना, नोट्स में भी कराया गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4 नॉर गेट्स दिए गए हैं, है ना, और आपको बताया जा रहा है कि इसमें से ट्रूथ टेबल कौन सा सही है। इसका मतलब ए और बी का इनपुट गिवन है, आपको आउटपुट चेक करना है कौन सा सही आ रहा है। अगर मुझे इसकी बूलियन एक्सप्रेशन पता चल जाए तो फिर मैं ए और बी की वैल्यू पुट करके रखता जाऊंगा और मैं चेक कर लूँगा कौन सा ट्रूथ टेबल मैच कर रहा है। तो आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक ये ए है और यहाँ तक ये भी ए है, ठीक है, और ये है बी। तो ये नॉर है, तो ये नॉर इससे बाहर निकल के नॉर बन गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट और फिर आकर एक और कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक और बार, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये बी है और ये वाला टर्म है, दोनों का यहाँ पे नॉर हो गया, मतलब और करके ऊपर होल बार। अब इन दोनों का वापस करोगे तब वाई जाकर एक बार और नॉर बनेगा। तो इन दोनों को पहले और गेट के जैसा कर लोगे, फिर होल कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। तो पहले इसको और कर लिया, फिर होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, है ना। अब इसमें डी मॉर्गन लगाना शुरू कर दो। डी मॉर्गन क्या कहता है कि जब आप बार लेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर उसमें चेंज हो जाता है, और हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है डॉट, डॉट हो जाता है प्लस,
और हो जाता है एंड हो जाता है और, है ना। तो वही काम कर रहे हैं, देखो। तो ये होल कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो यहाँ पे और हो जाएगा एंड, डॉट हो गया, है ना। और ये दो बार कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो यहाँ से खत्म हो गया, फिर दो बार कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो खत्म हो गया। अब आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल गया। अब ए की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन से वैल्यू को पुट करो, है ना। ए को पुट करोगे यहाँ पे 0, बी को पुट करोगे 0, उसका सॉल्व करके देखोगे क्या आ रहा है। जैसे एक पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ, ये 0 है ना, दिस इज 0, दिस इज 0, ये भी 0, ये भी 0, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 को और करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 हो गया। अब इसको एंड कर रहे हैं तो ये 0 है, ये 0 0 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से करोगे तो 1 हो जाएगा। अभी टोटल 1 हो गया, तो 1 को एंड करेंगे 1 से तो आंसर 1 आएगा। तो ठीक है, उसी तरह से सारे वैल्यूज पुट करके आपको एक्सप्रेशन देखना है कौन सा ट्रूथ टेबल मैच कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो ट्रूथ टेबल है यही मैच कर रहा होता है। ऑलराइट, चलिए, तो तरीका समझ में आ गया। आपको इसका बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा रहा हूँ। डी मॉर्गन लॉ आपको याद होना चाहिए कि ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड विथ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा होता है। और 2 बार कॉम्प्लीमेंट होने पर ख़त्म हो जाते हैं, वापस आ जाता है। ये आपको रूल याद होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। इसमें वॉल्यूम गिवन है, इसमें मोल्स गिवन है, इसमें टेम्परेचर गिवन है और आर की भी वैल्यू गिवन है, गैस कांस्टेंट। तो बताना है कि प्रेशर क्या होगा। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी वैल्यू डाल दो, ऐसा यूनिट में आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन लिया गया और 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड लिए गए, तो टोटल 3 मोल्स हो गए बच्चों। तो 3 मोल लेना पड़ेगा आपको, n इक्वल्स टू 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल कैलकुलेशन आपके सामने है। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको बताना है कि लाइन ऑफ साइट में कितने रेंज तक आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कैसे काम करता है। ये एक टावर है, ऐसे टावर है, और इस टावर की जो हाइट है वो है h1 यहाँ तक, और इसकी रेडियस जो अर्थ की रेडियस है वो है r। ठीक है, तो वो इतने दूर तक कम्युनिकेट करेगा एक। तो ये हो गया ट्रांसमीटर। और रिसीवर वाला जो एंटीना है वो इतने दूर तक रिसीव करेगा, एक्चुअली इतने दूर तक करता है, पर ये इतना छोटा है कि ये दोनों एक जैसे लेंथ माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइट वाला और येलो वाला एक हो गया। इसका मतलब ये D हो गया और ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो √2r h1 मतलब ये ट्रांसमीटर वाला हाइट और ये रिसीवर वाला हाइट, है ना, दोनों को जोड़ देंगे। तो √2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आगे वैल्यू, सारे वैल्यूज गिवन है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतने दूर तक कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो, है ना। मैंने वैसे डिराइव करके बता दिया कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 500 वाट का, जो 100 वोल्ट में 100 वोल्ट उसकी रेटिंग है। 500 वाट 100 वोल्ट रेटिंग है, लेकिन 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। तो ज़्यादा आपने दे दिया तो बल्ब फ्यूज हो सकता है। तो आपको कितने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है ताकि जो आउटपुट आए वो 500 वाट का आए। ठीक, तो देखो कैसे काम करेगा ये। 100 वोल्ट बल्ब की रेटिंग है और सप्लाई आपने 200 दिया है, तो रेजिस्टेंस, अगर ये बल्ब है और ये रेजिस्टेंस है, तो इस पर अगर 100 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है तो इसमें भी 100 होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई ही आपने कितना दिया है, 200 दिया है, 200। ठीक है ना, तो ये R है और इसकी जो पावर रेटिंग है वो 500 वाट है। तो बच्चों इससे करंट कितना जा सकता है मैक्सिमम, ये निकाल लोगे आप, है ना। इससे करंट कितना हुआ, I इक्वल्स टू पी बाई वी, बिकॉज P इक्वल्स टू VI। तो इन दोनों को डिवाइड करके I निकाल लो, तो I आ गया 5 एम्पियर। अब वही करंट इसमें जा रहा है ना। तो I की वैल्यू हो गई 5
और आई आर जो है वो 100 होना चाहिए, तो आर इक्वल टू 100/5, आंसर डन 20। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, है ना, ये 100 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट, सॉल्व कर लो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको बस इस सेट को किस तरह अरेंज करना है ताकि इक्विवेलेंट 46/3 आ जाए। तो देखो इसमें आप क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कर नहीं सकते, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले इसको आप निकाल के देखो इसकी वैल्यू किसके नज़दीक पहुँच रही है। तो 15 से तो ज़्यादा है ये, है ना, 15 होता तो 45/3 15 हो जाता, तो 15 से तो ज़्यादा है, मोर देन 15 प्लस है ये। ठीक है, अब ज़रा देखो 8 और 6 को लोगे सीरीज़ में तो 14 हो जाएगा, तो इसको सीरीज़ में लिया तो 14 हो गया। अब इन दोनों को इसका मतलब ऐसा अरेंज करना है कि वो इससे 1 से थोड़ा ही आए, लेकिन 1 तो इन दोनों से ज़्यादा है, इसका मतलब इनको सीरीज़ में नहीं लगाएंगे, इनको पैरेलल में लगा देंगे। तो पैरेलल में छोटे से भी छोटा वैल्यू होता है और सीरीज़ में बड़े से भी बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो इन दोनों में छोटा 2 है, 2 से भी छोटा वैल्यू आएगा, है ना, तो 2 से छोटा आएगा, तो इसलिए मुझे लगा कि इनको पैरेलल करते हैं और इनको सीरीज़ करते हैं। आइए इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको पैरेलल कर दिया और इसको सीरीज़ कर दिया, सॉल्व करने पे इसका आंसर 46/3 आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, CD के अबाउट। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास और इसी प्लेन के अबाउट यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr²/2 होती है। और कितना यहाँ से पैरेलल शिफ्ट किया आपने, l/2, तो बस इसमें कर दो ml/2 का होल स्क्वायर, बस हो गया। अब इन्होंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, आपको डेंसिटी बताना है। तो मास को कैसे लिखोगे, मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लिखोगे πr²l। तो r की वैल्यू गिवन है, लेंथ भी गिवन है और रेडियस गिवन है, तो सब कुछ गिवन है, डेंसिटी निकल आएगी, है ना। सोल्यूशन देख लो, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉल्व किए तो मास आ गए 15 kg। अब डेंसिटी लिखोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉल्व करोगे आंसर ऐसा आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है कि क्या होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है कि QV×B होता है और मैक्सिमम की बात हो रही है तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा इसके बीच में। अब इलेक्ट्रॉन है तो ये E होगी, लेकिन B नहीं पता, तो यहाँ से आपको B निकालना होगा। वो कैसे, E0/C विल बी B, ठीक है। तो 800/C हो जाएगी यहाँ पर, और वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷। तो 3 × 10⁻⁷ है और B है E0 है 800/C, C हो गया 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लो, E की वैल्यू तो आपको पता ही है, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों, क्या बताऊँ मैं, ये हो गया, है ना। इसको डिवाइड कर दिया, सॉल्व के आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 में देखिए क्या है, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन A एंड A-B बताना है। A वेक्टर इधर है, ठीक है, और B वेक्टर इधर है, तो A-B वेक्टर और A के बीच में क्या एंगल होगा ये बताना है। तो देखो -B वेक्टर इधर होने वाला है, दिस इज -B वेक्टर, ठीक है। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो ये इसकी A-B आने वाली है, A-B, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बताना, मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो रिजल्टेंट के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए A और B के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। तो इसके बीच का एंगल एक्चुअली में 60 डिग्री है, मतलब टेल टू टेल जो एंगल होता है ना वो लेते हैं। तो सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा सकते हो, tan अल्फ़ा, इसमें आप बीटा दिया हुआ है अल्फ़ा, जिससे एंगल आप लेते हैं वो वाला पार्ट नीचे आता है ना। तो ये हो जाएगा B sin थीटा अपॉन A - B cos थीटा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चल तो देखो क्या आ रहा है, B sin थीटा अपॉन A - B cos थीटा, ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए,
सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आंसर आ जाता है। ऑलराइट, दिस इज द सोल्यूशन। ए और बी के बीच का एंगल, टेल टू टेल के बीच में जो एंगल होता है वही होते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर ए माइनस बी इधर आने वाला है ऐसे, तो इसके जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जब वेक्टर पढ़ते हैं आप उसमें बताया जाता है रिजल्टेंट और उसके बीच में। तो ए प्लस बी के बीच में यहाँ पे प्लस आ जाता है और ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, तो स्ट्रेस के टर्म में आपको ये फाइंड करना है। तो स्ट्रेस किसके कारण आएगा पहले ये समझो, टेंशन के कारण आने वाला है, टेंशन। तो इसमें टेंशन क्या आएगा बच्चों ये पता करो। तो टेंशन जो होने वाला है वो होता है 2m1m2 G अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको लर्न करके रख लो। ठीक है ना, अब ये फोर्स हो गया, इसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा पाई आर स्क्वायर से इसको डन कर दो। ठीक है, ये स्ट्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखो यहाँ सोल्यूशन यहाँ रखा हुआ है, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज हीट पर सेकेंड ट्रांसफर्ड बाय रेफ्रिजरेटर, है ना, ये वैल्यूज गिवन है। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये किस पर बेस्ड होता है। ये बेस्ड होता है कार्नोट साइकिल पे, है ना। तो कार्नोट साइकिल में इधर वाला जो पार्ट है वो सिंक होता है और सिंक पे ही आपके वर्किंग सब्सटेंस, मतलब जो भी सामान जिसको कूल करना है वो होता है। तो कितना डिग्री मेंटेन करना है, -10 डिग्री। तो -10 डिग्री मतलब 263 केल्विन हो गई है। ठीक है, और ये 25 उसमें ऐड कर दो, 273 प्लस 25। ठीक है, तो कितना हो गया 298 केल्विन। ऑलराइट, तो यहाँ से Q1 हीट, Q2 हीट और यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। तो इसको T1 लिख लीजिए और इसको T2 लिख लीजिए, T2 लिख लीजिए। ये T1 है, ये T2 है। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा Q1 माइनस Q2। और यही जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है बीटा, वो क्या होता है, ये जो लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है ना, उसको हीट आपने मतलब वर्क कितना किया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस यहाँ से इसको हटा देता हूँ, T1 माइनस T2 हो जाएगा। ये इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। मतलब किसी रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस इस पर डिपेंड करती है कि वो कितने बढ़िया से हीट यहाँ से निकाल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, वर्क अपॉन वर्क, ये होता है ना, ऐसा होता है। अब इसने पूछा कि कितने रेट से वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र रेट, है ना, हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र, वो क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टाइम्स जो वर्क कर रहे हो आप, जो वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी आ गई, इसकी डिफरेंस देख लो, T2 कितना है, 263, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 35। इसमें 35 है तो इसमें भी 35 ही रहेगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। और वर्क कितना कर रहे हो पर सेकेंड, कितना वर्क हो रहा है, 35 वाट। 35 वाट का पावर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी 35 वाट है ना। ये एक्चुअली पर सेकेंड की बात हो रही है, पर सेकेंड। तो इसका मतलब 263 जूल पर सेकेंड इतनी हीट ट्रांसफ़र करेगा। सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टाइम्स जो पावर आप सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही हीट वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं और आपको इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये सब थ्योरी आपको पता होना चाहिए। इसको आप किस तरह से इमेजिन करेंगे कि एक कैपेसिटर इतने दूर तक का है और इतने दूर तक का कितना है, A/2, A/2 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, D। ठीक है, ये A/2 है, यहाँ पे एयर है। अच्छा, अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, D/2।
ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है a/2। तो फिर ये किस तरह से हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ पर है और 2 कैपेसिटर्स यहाँ इस तरह से हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया a/2 डिस्टेंस d, और इसमें a/2 भी है और डिस्टेंस d/2 भी है, a/2 है और डिस्टेंस d/2 है, लेकिन यहाँ पर मीडियम भरा हुआ है। मीडियम कितना है, ये k1 है और ये मीडियम k2 है। अब इसकी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ठीक है। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो ये हो गया दोनों, ये दोनों पहले सीरीज़ में है, पहले इनका सीरीज़ का इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट पैरेलल में ऐड कर दिए, ठीक है। तो सीरीज़ में ये आपको इक्विवेलेंट k पता होता है, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। फाइनल आंसर ऐसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिकल पेंडुलम के कंसेप्ट पे है। अगर आप कोनिकल पेंडुलम पढ़े हैं पहले से तो बिल्कुल समझ जाओगे कि कैसे होता है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है ये यूँ, तो आपको सबसे पहले ये एंगल पता करना है कि कितने एंगल पे कोनिकल पेंडुलम बन रहा है। तो अगर ये L है तो ये रेडियस हो गई R, और ये कितना होता है L, ये हो जाता है L साइन थीटा, है ना, L साइन थीटा, ये रेडियस हो गई, ऑलराइट। अच्छा, क्या क्या गिवन है, पार्टिकल ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग थ्रू स्ट्रिंग लेंथ, तो ये L लेंथ है, ये रेडियस है, रेडियस इज L/√2, रेडियस L/√2, मतलब ये L/√2 है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक है, 45 मिल गया। आपको पता करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड। तो देखो स्पीड आपको अगर पता है ये कंसेप्ट, तो आप पता होता है कि tan थीटा जो होता है वो v²/r(g) होता है, और नहीं पता तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, इधर टेंशन T आ गया तो टेंशन का एक कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा जो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो T cos थीटा इज mg, और एक टेंशन का कॉम्पोनेंट अंदर की ओर आता है विच इज़ इक्वल्स टू mv²/r, mv²/r। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, T sin थीटा is equals to mv²/r and T cos थीटा is equals to mg, दोनों को कर दो डिवाइड, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg आ जाता है, देखो ये रहा, ठीक है। तो थीटा आपने निकाल लिया, तो tan 45 इज 1, तो v² इज rg, √rg का √rg इज द आंसर, डन है, ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, अब सेक्शन बी देखते हैं बच्चों। इस सेक्शन बी में आपको पता है कि केवल इंटीजर टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये टुगेदर मूव कर सके। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हमने कर रखा है, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने ये कवर भी किया अपने लेक्चर में, सेम क्वेश्चंस मेरे लेक्चर में भी है, मेरे नोट्स में है ना, ठीक है। देखो तो नीचे स्मूथ है और मैक्सिमम की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता करो। इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी μg। कैसे आता है ये, इस पर मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है वो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, म्यू इंटू mg, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ma। तो mm कैंसिल हो गया तो a इक्वल्स टू μg हो जाता है, ठीक है ना। तो μg की वैल्यू क्या हो गई 5, तो ये पूरा सिस्टम कितने से चलना चाहिए, 5 से चलना चाहिए। तो सिस्टम में कितना आ गया 1 + 2, और इस पर फोर्स निकालना है, और एक्सेलरेशन कितनी है μg, और μg की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, तो F इक्वल्स टू ma, देयरफॉर F इक्वल्स टू 15 न्यूटन, बिकॉज 1 प्लस ये ma लिखा मैंने, m1 + m2 इंटू a, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 3 × 5 15 इज द राइट आंसर, ये रहा 15, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 4%। इसका मतलब ये परसेंटेज एरर एक तरह का है ना, एरर का क्वेश्चन आ गया, 4% का एरर है प्लेनेट में, और एनर्जी सप्लाई टू अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m
to undertake an oscillation of time period t is being estimated. Time period is measured to have an accuracy of 3%. तो accuracy of E is ये बताना है। इसका मतलब आपको E का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का फंक्शन देख लेते हैं, क्या होता है 2 पाई रूट अंडर L/G, ठीक है। और एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि m मास का एक ब्लॉक है, इसको जो आप एनर्जी देते हैं वो एनर्जी थीटा के टर्म में अगर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में यहाँ तक पहुँच जाएगा वो, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये L है और ये थीटा है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो ये हाइट की कितनी होगी, ये L cos थीटा है, तो ये वाली हाइट हो गई L माइनस L cos थीटा, है ना, ये वाली हाइट L cos थीटा है। तो इसकी एनर्जी आपने कितनी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की mgh कितना है L1 माइनस cos थीटा, ये हो गया, है ना, ये इसकी एनर्जी हो गई। अब क्योंकि छोटे ऑसिलेशन की बात होती है तो 1 माइनस cos थीटा को आप साइन में क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल में अगर ब्रेक करें तो mgl 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो छोटे एंगल के लिए थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा mgl थीटा, है ना, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, mgl थीटा। अब आपको L को यहाँ से रिप्लेस करना है, यहाँ से L रिप्लेस करना है, तो L इज इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर कर दो तो t स्क्वायर और g चला जाएगा इधर और नीचे आ जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर बन के, है ना। अच्छा, अब थीटा जो है वो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो gl केवल रह गया और l की वैल्यू यहाँ से डालो, तो एनर्जी जो है वो gl के टर्म्स में क्या आएगा, g इंटू एल के टर्म्स में क्या आएगा, t स्क्वायर g स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, gl के टर्म्स में। ओके, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E इक्वल्स टू mgl थीटा। तो ये सारी चीज़ें को कांस्टेंट ले सकते हो आप, सब m भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है और gl रह गया, तो gl के जगह देखोगे तो 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब t स्क्वायर g स्क्वायर हो गया। तो परसेंटेज एरर बेटा कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स डेल्टा t बाई टी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा g बाई जी, है ना। अब इसमें कितना परसेंटेज एरर है और इसमें कितना परसेंटेज एरर है, वही परसेंटेज एरर इसमें हो जाएगा। तो इसमें टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर वॉज 3% एंड 4%, ठीक है। तो 3 2 6 4 2 8, तो 14% का एरर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए था सोल्यूशन, ठीक। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, और है ना, इस तरह से मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें जानकारी दी गई है कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर, क्या होगी वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अभी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो एक ही जगह बन जाता है वापस, तो ये तभी पॉसिबल है जब इधर से जो रे आ रही होगी वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर हो रही होगी कि जाना चाहिए, है ना, तभी रे जो है वो रिट्रेस कर जाएगी और रिट्रेस करने के बाद इस पे वापस इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली इमेज कहाँ बन रही थी, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बन रही थी इनिशियली, जब ये मिरर था। जब ये मिरर नहीं रहेगा तब बताओ कहाँ वह बनेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस ऑन द अदर साइड एट 8 सेंटीमीटर, है ना, तो 8 सेंटीमीटर, और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो देखो इसकी जो इमेज डिस्टेंस है उससे आप क्या करो, इसका फोकल लेंथ निकाल लो पहले,
पहले निकाल लो फोकल लेंथ, ठीक है ना, पहले निकाल लो। एक बात और है, अगर ये नहीं भी पता है ना फोकल लेंथ, तो अगर आप इस मिरर को हटा देंगे तब भी तो इसके लाइट के एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 0 डिग्री हटा दोगे तब भी वो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब इमेज इस मिरर के हटा देने के बाद वहीं बनेगी जहां पहले बन रही थी, क्योंकि इसके रिफ्रैक्शन के बाद तो आपने कुछ चेंज नहीं किया ना, उसके बाद तो ये 0 डिग्री पर ही है, ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो जब ये 0 डिग्री पर है तब एंगल आर भी 0 होगा, और जब इसको हटा दोगे तब भी वही होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐड करने पे जो आएगा वो होगा, तो 38 + 12 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई इंटेंसिटी है, और दो पोलरॉइड हैं P1 एंड P2 are so placed in between the source of the light and the screen that the intensity of light on the screen is I/2, ठीक है। P2 should be rotated by an angle of dash so that the intensity of light on the screen is 3I/8। तो इससे जब एक लाइट I इंटेंसिटी की जा रही है तो इसके बाहर निकल रही है I/2 से, I/2 से बाहर आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब इसको इसमें इंसिडेंट किया जा रहा है तो फाइनल आंसर 3I/8 मुझे चाहिए, तो कितना एंगल इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो अनपोलराइज लाइट होते हैं इनको जब आप किसी पोलराइड से पास करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ही लाइट आती है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी I/2 हो जाती है। अगर इसकी एक्सिस अभी भी पैरेलल है टू द लाइट तब तो वही इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको थीटा एंगल पे ऐसे रोटेट कर देते हैं एक्सिस को या फाई एंगल, तो तब जाके इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, जो भी इंटेंसिटी आपने इंसिडेंट किया था वो इंटेंसिटी का cos स्क्वायर फाई के प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर आपने फाई एंगल इसको रोटेट किया है तो उसके cos स्क्वायर के टर्म्स में डिपेंडेंसी होगी, है ना। तो इंटेंसिटी I/2 आई है तो I/2 के cos स्क्वायर फाई के डिपेंडेंसी दिखाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3I/8। यहाँ से आप एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे I और I/4, तो इसको रूट कर दो 3/4 का रूट, तो 3/4 का रूट यानी कि 3/2 हो जाएगा cos फाई। तो फिर एंगल आपको पता है यहाँ से कैसे निकालते हैं, है ना, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ये रहा आंसर। तो देखो कैसे इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ से I0/2 हो जाता है और I0/2 रहता अगर ये दोनों पैरेलल रहते, बट इसको आपने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, इसकी एक्सिस को थीटा से फाई से रोटेट कर दिया, तो फाई कई cos स्क्वायर पे डिपेंडेंसी दिखाती है ये, ठीक है, cos स्क्वायर की डिपेंडेंसी दिखाएगी और इसकी वैल्यू 3I/8 होगी, सिंपल। हाँ, ये याद रखना कि जो थीटा एंगल है ना वो वर्टिकल से होता है, अगर वो एक्सिस ऑफ जो लाइट है ना, जो लाइट है उससे अगर एंगल होता तो फिर 90 - थीटा हो जाता है ना, 90 - थीटा, इसका ध्यान रखना आप। ये वाला एंगल 90 - थीटा हो जाता है, बट इन्होंने एंगल कहाँ से लिखा है, द पोलराइड शुड बी रोटेटेड बाय एन एंगल, तो इसका मतलब इस पोलराइड को भी ऐसे या ऐसे रोटेट किया जा रहा है फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं पूछा गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक शेप है, किस शेप की है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, उसमें करंट पास किया गया और इसको मैग्नेट के बीच में रखा गया और आपको टॉर्क बताना है। तो सिंपल, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है M×B, ये होता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, करंट इंटू एरिया से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, ये सब कुछ गिवन है, दोनों को क्रॉस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब M निकालने के लिए I इंटू एरिया करेंगे, ठीक है, I इंटू एरिया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएंगे, तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4a², है ना, ये होता है। तो बस M ये हो गया I इंटू एरिया √3/4a², ठीक है, इंटू B की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में,
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो गया। तो इसमें क्या नई चीज़ है, नई चीज़ है कि इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइड्स, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ठीक, ये सब पता होना चाहिए आपको, ज्योमेट्री है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है, टू अचीव 1/6 द स्पीड ऑफ लाइट, ये बताना है आपको। ठीक, तो पहले कंसेप्ट में आपको एक बार बिल्ड करवा देता हूँ कि आपको पता होता है ये एक डी होती है यहाँ पर और एक डी इधर भी होती है ना, 2 डी होती है, और यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा होता है जो चार्ज को एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो इसकी 12 किलो वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तो देखो जैसे ही एक डी से ये निकल कर दूसरे डी में ऐसे घूम कर जब ये लौट कर आता है ऐसे, तो एक बार देखो कि 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस एनकाउंटर करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिलेगी या जो एनर्जी गेन होगी वो एक डी से निकलने के बाद एनर्जी इंक्रीजेज बाय Q टाइम्स V, एक डी से। अब दूसरे डी से फिर से उसको एक बार और मिलता है, तो इन 1 रोटेशन द एनर्जी गेन्ड इज 2 टाइम्स QV। ठीक है, दिस इज द एनर्जी गेन्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एनर्जी गेन्ड इन 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन। ठीक है, एक बार जब वो रोटेट करता है तो एनर्जी कितना गेन करता है, 2 टाइम्स QV, और यही एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी। तो 2 टाइम्स, ये प्रोटॉन है बेटा, तो 2 टाइम्स V होगी, है ना। और ऐसे ऐसे अगर n बार वो घूमते घूमते ऐसे इसकी स्पीड की कितनी हो जानी है, ½ m मास ऑफ प्रोटॉन, स्पीड ऑफ लाइट का 1/6, इतनी स्पीड मुझे चाहिए। तो इतनी स्पीड चाहने के लिए एनर्जी आपको इतनी ऑसिलेटर से मिलेगी, तब जाके आपको इतनी स्पीड मिल जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा वो इतना पोटेंशियल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग गेन करने वाला है ना। तो n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हर एक रोटेशन में 2 टाइम्स EV एनर्जी गेन कर लेता है। तो इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। ठीक है, सारे वैल्यूज गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा n। ठीक, अगर आपको देखना है तो ऐसे सॉल्व होगा, देख लीजिए। ठीक है, सारे वैल्यूज गिवन है, Q टाइम्स V है, ये वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 243.4 आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें आपको रोटेशन बताना है तो डेसिमल वाला पॉइंट तो आप लेंगे नहीं, मतलब 43, वैसे तो इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम 543 हो जाना चाहिए, है ना। तो 543 इज द आंसर। ऑलराइट, नियरेस्ट निकालना, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द प्रोटॉन इज, तो कंसेप्ट बेटा ये है, कंसेप्ट ऐसा है, हर एक डी से निकलने के बाद एनर्जी जो वो गेन करता है वो Q टाइम्स V गेन करता है। 2 बार डी को पास करके निकलता है, तो हर बार जब वो निकलेगा तो Q टाइम्स V मिलेगी, तो एक रोटेशन में 2 बार उसकी एनर्जी गेन होगी, तो 2 टाइम्स QV होगी। तो n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें रेडियस गिवन है ना, टर्न्स गिवन है और एंगुलर स्पीड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। आपको बताना है इंड्यूस EMF कितनी होगी। तो EMF इज -dφ/dt, है ना, ये होता है EMF। और फाई क्या होता है, B इंटू एरिया। ठीक है, B इंटू एरिया इंटू B डॉट A होता है ना, वैसे B डॉट A होता है। तो जब इसको खोलोगे तो थीटा भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, BA cos थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को लिखेंगे ओमेगा इंटू टी, तो BA cos ओमेगा टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बच्चों। तो जब डिफ्रेंशिएशन करोगे माइनस के साथ, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस 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 प्लस, और क्या हो जाएगा, A ओमेगा BA ओमेगा, है ना, इंटू साइन थीटा। और ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये मैक्सिमम, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
है ना, n टाइम्स वैसे आ जाता है यहाँ पर। तो n ओमेगा n b ओमेगा a, n b ओमेगा a, यही आपकी मैक्सिमम होगी, है ना, मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया, ठीक है, ये होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, n की वैल्यू है 20, ओमेगा है 50, b इतना गिवन है, वैल्यू डाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करने पे आंसर नियरेस्ट इंटीजर के आसपास 60 आएगा, है ना, नियरेस्ट इंटीजर इज 60। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, ये जो क्वेश्चन है सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, इसको आप फेजर से ऐड कर सकते हैं। टू वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू स्ट्रिंग। तो देखो सभी की जो फेज है वो डायरेक्शन इसकी सेम है, बस इसमें फेज जो है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है एक्स नॉट का, ठीक है, ये आ जा रहा है। तो आपको बताना है अगर एम्पलीट्यूड इनका सेम है और इनिशियल ये है, तो बताओ इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको पता है, फेजर के जैसा ऐड करते हैं, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, है ना, इनके बीच का एंगल जो है वो फेज डिफरेंस होगी फाई। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस इज पाथ डिफरेंस, दैट इज फाई बाई 2 पाई इज पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई, ठीक है, पाथ डिफरेंस इंटू 2 पाई। अब पाथ डिफरेंस कितना है, एक्स नॉट है, और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो लैम्डा यहाँ से निकाल लीजिए, या फिर ये के होता है ना, इसको के भी बोलते हैं। तो के की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये रहा वेव नंबर। तो वेव नंबर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे फाई आ जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट बिल्कुल वेक्टर के जैसा निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस फाई यहाँ से डालोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 7 पाई आ जाती है ना। तो n पाई से -1 हो जाएगा और इसका रूट ले लोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ मैंने दे दिया आपको। अब इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस से ये k होता है, वेव नंबर होता है, तो जब वैल्यू डालोगे तो ये 7 पाई आ गई, क्योंकि ये 3.5 है, कैंसिल हो गया, 7 पाई आ गया। और कॉस 7 पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, 7 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए फेजर तरीके से कैसे इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ये भी हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देखें हैं, इसमें कवर्ड है मेरे लेक्चर में। इनफैक्ट डेटा भी लगभग सेम टू सेम ही मैंने लिया था, है ना। तो आपको बस इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पावर बताना है, मैंने करंट पूछा था। तो अगर आपको करंट मिल जाए तो वोल्टेज इंटू आई कर दोगे तो पावर आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या बच्चों, कि ये जो वोल्टेज है ना 10 वोल्ट, ये हमेशा इसके अक्रॉस मेंटेन रहेगा 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट को 5 किलो ओम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे करंट फिक्स रहेगा। आई अक्रॉस लोड इज VZ बाई RL। तो VZ कितना है 10, RL कितना है 5, कितना है 5 इंटू 10⁻3, तो 2 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर इस पर करंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 10 है वो इससे माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 10 तो 14, तो 14 बाई 10⁻3, दैट इज 14 मिली एम्पेयर, है ना। इससे माइनस कर दो, 24 माइनस 10, ये इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 14 मिली एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर, इसका जो डिफरेंस होगा वो इससे जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पावर बताना है अक्रॉस डायोड, तो वोल्टेज पता है, करंट पता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया आपका आंसर 14 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। 14 मिली एम्पेयर आ गया। तो IZ पे क्या आएगा, इसका डिफरेंस, तो 14 और इधर कितना है, इधर 2, इधर से आ रहा था 14, इधर से आ रहा है 2, तो इससे कितना जा रहा है 12 मिली एम्पेयर, है ना। तो IZ मिल गया 12, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 मिलीवाट आ गया, मिलीवाट, ठीक है ना। मिलीवाट में, हाँ मिलीवाट में आंसर आएगा। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है अगर आप इस टॉपिक को कवर किए हैं तो, अदरवाइज़ फिर ये भी सर्किट आपको टफ लग सकता है ना। तो डायोड का कंसेप्ट 100% आता है पेपर में। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट इज दिस। x1 दिया गया है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और x2 एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है। आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। एक तरह से रेशियो ही है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड मोशन टू इज इतना टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मतलब आपको रेशियो ही बताना है। तो इसमें एम्पलीट्यूड पता है 5 है, अब इसकी एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? यहाँ पे दो फंक्शन है, तो एक काम करो, इसमें इसको एक फंक्शन बनाने की कोशिश करो। तो साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे रूट टू से जब आपने डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा रूट 2 से, है ना, रूट 2 से करना पड़ेगा। तो ये 1/√2 क्या हो गया? cos 45, और यहाँ हो जाएगा sin 45। तो एक तरह से ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये बन गया sin A cos B, ये बन गया cos 45 डिग्री इंटू साइन को पहले ले लो, sin 2πt। तो ये बन गया sin A cos B, है ना, प्लस अब ये बन जाएगा sin 45, है ना, क्योंकि यहाँ पे cos ऑलरेडी हमने ले लिया था, तो ये बन जाएगा sin 45। तो sin A ये, इसके बाद इसको लिखोगे sin A cos B इंटू cos A sin B, है ना। तो cos 2πt इंटू sin 45 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या बन गया 5 इंटू 2। तो इसके जगह क्या लिखोगे? इसके जगह लिखेंगे sin A प्लस B, और इधर क्या आ गया 10। तो मेन आपको एम्पलीट्यूड ही तो चाहिए था, तो 10 और 5 का रेशियो 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो 2 आ गया। देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो sin A cos B और cos A sin B से sin A प्लस B के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसका रेशियो 2 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहीं पर ही आपका 26 का सेकेंड शिफ्ट भी खत्म होता है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट शिफ्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप पेपर दे चुके हैं या आप देने वाले हैं और आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सल्यूशन ढूंढने इस वीडियो में आए थे, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए एक सल्यूशन वीडियो लेक्चर भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक थैंक यू।